from Mansa Medical and Health Science Institute, जयपुर, राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं CCAT सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, जो कि NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है। यह कोर्स संपूर्ण भारत में मान्य है। इसी के सिलेबस पर चर्चा करते हुए हमने जो पिछले वीडियो में देखा था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे भी इसी के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने देखा था जो सिलेबस का फर्स्ट पेपर है 721 कोड, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा उसी को हमने स्टार्ट किया था और नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए हम आगे के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो इसी को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दिया हुआ है प्रकृति। प्रकृति यानी कि नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। जब शुक्र और शौणिक, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि गर्भावक्रांति, जिसमें शुक्र और शौणिक का संयोग होता है जिससे कि गर्भ का निर्माण होता है। तो जब शुक्र और शौणिक का संयोग होता है तब उसमें जिस दोष की प्रधानता होती है, जैसे कि हमारे शारीरिक दोष जो बताए गए हैं वात पित्त कफ, इन्हीं के अकॉर्डिंग जिस दोष की प्रधानता होती है वह जो गर्भ होता है, वह जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वह उसी की प्रकृति लिए हुए होता है। मीन्स कि उसमें जो भी दोष की प्रधानता रहेगी उसके कुछ लक्षण विशेष मात्रा में दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति में इंडिविजुअली पर्टिकुलर कोई एक दोष भी हो सकता है, जैसे कि वातिक प्रकृति होती है पुरुष की, पित्तज प्रकृति होती है या कफज प्रकृति के गुणों को लिए हुए होता है। इसी के अलावा जब दो दोष सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात, तो व्यक्ति की जो प्रकृति बनती है उसे हम द्वंद्वज प्रकृति कहते हैं। एवं जब त्रिदोषों का सम्मिलन हो जाता है तो उसे हम सन्निपातज प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद में प्रकृति को 7 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि जो प्रकृति जिस दोष की प्रधानता लिए हुए होती है उसमें किस प्रकार के विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वातिक प्रकृति जो पुरुष होते हैं उनमें किस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देंगे। तो जब वातिक पुरुष की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्प केशो कृशो रुक्षो वाचालश्चल मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। यह आयुर्वेद में वातिक प्रकृति पुरुष के लिए कहा गया है, जिसमें कि जो वात प्रकृति पुरुष होगा उसके अल्प केश होंगे, यानी कि जो उसके हेयर्स होंगे या जो उसके केश होंगे वह कम संख्या में होते हैं। अल्प केश दिखाई देंगे हमें। कृश होगा, शरीर जो रहेगा उसका कृश यानी कि दुबला पतला सा वो दिखाई देगा। रुक्ष, उसकी जो त्वचा रहेगी वह रुक्ष दिखाई देगी, मतलब कि उसमें ड्राइनेस ज्यादा होगी। और वाचाल, जो अधिक बोलने वाला होता है तथा जो अपने स्वप्न में आकाश में विचरण करता हुआ देखता है, मतलब कि वह स्वयं को देखेगा कि मैं आकाश में विचरण कर रहा हूँ। तो ये जो लक्षण बताए गए हैं ये वातिक प्रकृति पुरुष के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो पित्तज प्रकृति पुरुष। पित्तज प्रकृति पुरुष के जो लक्षण है वे इस प्रकार बताए गए हैं कि अकाले कलिते पर्याप्तो धीमान स्वेदी च रोषः स्वप्ने ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति को नरः। यानी कि जो उसके बाल होंगे वह असमय सफेद हो जाएंगे। अकाले पलिते पर्याप्तो मतलब कि असमय जिसके बाल जो है वो पकने लगेंगे, सफेद बाल जिसमें ग्रे हेयर्स उसमें दिखाई देंगे जो कि समय से पूर्व आ जाएंगे। इसके बाद में वह व्यक्ति धीमान यानी कि बुद्धिमान रहेगा और जिसे स्वेद यानी कि जो पसीना है उसकी अधिकता रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति उन्हें पित्तज प्रकृति पुरुष की संज्ञा दी गई है, जो कि अपने स्वप्नों में यानी कि जो जब वो सपने देखते हैं तो उन्हें ज्योतिषाम दृष्टा यानी कि उन्हें अग्नि या ज्वाला जैसी चीजें उन्हें दिखाई देती हैं। इसी के साथ में जो पित्त प्रकृति पुरुष होता है वह क्रोध ज्यादा करता है, असहनशील होता है, जिसमें कि सहन शक्ति ज्यादा नहीं होती है। थोड़े से दुख में वह दुखी हो जाता है एवं थोड़े से सुख में वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण पित्तज प्रकृति पुरुष में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कफज प्रकृति पुरुष, तो कफज प्रकृति पुरुष के जो लक्षण बताए गए हैं वे इस प्रकार बताए गए हैं कि गंभीर बुद्धि, स्थूलांग
को नरः, यानी कि जो उसकी बुद्धि होगी वह बुद्धिमान होगा, धीर गंभीर स्वर वाला होगा, एवं उसके जो स्थूलांग यानी कि जो उसके अंग प्रत्यंग होंगे वह अच्छे से भरे हुए दिखाई देंगे, जो बाल होंगे वह अच्छे से काले एवं घने बाल दिखाई देंगे, एवं वह स्वप्न में जलाशय यानी कि पानी के तालाब या पानी से संबंधित जो जल से संबंधित चीजें देखता है वह कफ प्रकृति का नर कहलाता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में जिस भी दोष की प्रधानता होती है तो उसके लक्षण पुरुष में दिखाई देते हैं, व्यक्तियों में अलग से दिखाई देंगे, या द्वंद्वज प्रकृति रहेगी तो दो दोषों के लक्षण पुरुष में एक साथ दिखाई देंगे, तब हम उसे उसी प्रकृति का पुरुष कहते हैं एवं उसमें दोषों की प्रधानता रहेगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो जो मानसिक दोष बताए गए हैं रज तम, इनके अनुसार भी प्रकृति होती है, एवं सत्व जिसको भी दोष रहित कहा गया है उसके अनुसार जो प्रकृति होती है वे 7 प्रकृति बताई गई है, जिसे कि महाप्रकृति कहा गया है, जिसमें ब्रह्म काय, महेंद्र काय, वारुण काय, कुबेर काय, गांधर्व काय, याम्य काय और अर्श काय बताया गया है। एवं जब रज दोष की प्रधानता होती है जो कि मानसिक दोष है, उसके अनुसार जो प्रकृति पुरुष में पाई जाएगी वे 6 प्रकार की बताई गई है, आसुर काय, सर्प काय, शाकुन काय, राक्षस काय, पिशाच काय एवं प्रेत काय। और जो मानसिक दोष में तम दोष है, यदि व्यक्ति में तम दोष की प्रधानता रहती है तो उसमें 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, पशु काय, मत्स्य काय एवं वानस्पत्य काय। इस प्रकार से शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष की अलग अलग प्रकृतियों के जो लक्षण होते हैं वह पुरुष में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिसमें कि कहा गया है प्रकृति निर्धारण दोषों की प्रधानता के आधार पर किस समय होता है, तो यह किस समय होता है, निषेचन के समय होता है। जैसा कि हमने देखा है कि जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है उसी समय जिस दोष की प्रधानता रहेगी वही उस पुरुष की प्रकृति कहलाएगी। वात प्रकृति पुरुष में स्वप्न में क्या दिखाई देता है, तो अभी हमने देखा कि वात प्रकृति पुरुष जो होता है वह आकाश में विचरण करता हुआ देखता है, मीन्स आकाशचारी स्वप्न देखता है। पित्त प्रकृति पुरुष को क्या अत्यधिक आता है, तो पित्त प्रकृति पुरुष को श्वेत अत्यधिक आता है एवं क्रोध भी अत्यधिक आता है। प्रकृति कितने प्रकार की कही गई है, तो प्रकृति 7 प्रकार की कही गई है। महाप्रकृति जो है वह किसके कारण होती है, तो वह सत्व गुण के कारण होती है। नेक्स्ट टॉपिक जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ है शरीर के सह अंग प्रत्यंग, सब पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा शरीर है वह शरीर में कौन कौन से अंग प्रत्यंग इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तब जाकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। जैसा कि हम मॉडल से भी देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी बनती है उसकी स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट हमारी सेल कहलाती है। सेल के बाद में टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से बॉडी बनती है। तो यही ऑर्गन जो है आयुर्वेद में प्रत्यंग कहलाते हैं। तो आइए इनको हम डिफाइन करते हैं। तो इस पोर्शन को यदि हम देखेंगे आयुर्वेद में तो यह कंप्लीट हमारा एनाटॉमी का पोर्शन है, जिसमें कि पूरी बॉडी के हम बिल्ट देखेंगे कि हमारी बॉडी कितने अंग प्रत्यंगों से मिलकर के बनी है और इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है। सबसे बॉडी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि 2 ऊपर की शाखाएं, 2 नीचे की शाखाएं और बीच का धड़ वाला पार्ट आता है और हेड एंड नेक। इस प्रकार से हम 6 भागों में शरीर को विभाजित करते हैं। अब इसी को समझने के लिए यदि हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि 2 अपर एक्सट्रीमिटीज और 2 लोअर एक्सट्रीमिटीज, बीच वाला भाग जो हमारा ट्रंक कहलाता है, ट्रंक वाला पार्ट हेड और नेक। इस प्रकार हम बॉडी को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये 6 पार्ट में जो हमारे अंग प्रत्यंग पाए जाते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो स्नायु है, स्नायु को आयुर्वेद में 900 इनकी संख्या बताई गई है, यानी कि 900, जो कि मॉडल से जो हम देखते हैं तो जो बॉडी में लिगामेंट्स प्रेजेंट है उन लिगामेंट को स्नायु की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं तो अस्थियां जो कि मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 206 बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है,
यही अस्थियां जो है जिनको हम बोन्स कह रहे हैं, ये बोन्स जो है आयुर्वेद में 300 या 300 बताई गई है। और संधियां जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं, यह संधियां 210 होती है संख्या में, 210। मर्म जिसे हम वाइटल स्पॉट्स बोलते हैं, यह संख्या में 107 होते हैं। धमनी जिसे कि हम वेसल्स से कोरिलेट करते हैं, यह शरीर में 24 होती है। त्वक की परत जिसे कि हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की जो हमारी लेयर्स होती है वे 7 बताई गई है। कला जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स जो है वो 7 बताई गई है। आशय यानी कि विसरास जो भी 7 बताए गए हैं। धातुएं 7 कही गई है। शिराएं ब्लड वेसल्स जो की संख्या में 700 कही गई है। पेशियां जिन्हें हम मॉडर्न में मसल्स से कोरिलेट करते हैं, आयुर्वेद में इनकी संख्या 500 बताई गई है। एवं 20 पेशियां जो है वो महिलाओं में या स्त्रियों में अत्यधिक मानी गई है या अधिक संख्या में बताई गई है। दोष जो है वे 3 बताए गए हैं। मल 3 बताए गए हैं। स्रोतस जिन्हें कि हम ओपनिंग्स कहते हैं, वे ओपनिंग्स 9 बताई गई है। कंडरा जिन्हें हम कहते हैं मॉडर्न में टेंडन्स, टेंडन्स की संख्या आयुर्वेद में 16 कही गई है। जाल जिन्हें हम बोलते हैं नेटवर्क्स, ये संख्या 16 बताई गई है। कुर्च 6 होते हैं। रज्जु 4 होते हैं। सेवनी 7 कही गई है। संघात 14 कहे गए हैं। सीमांत 14 कहे गए हैं। योगवाही स्रोतस 22 कहे गए हैं। 11 पेयर्स में कहे गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 22 हो जाती है। आंत्र 2 कही गई है जिन्हें कि हम मॉडर्न में इंटेस्टाइन से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अस्थि का विवरण। अब अस्थि जो है नॉर्मली हम अस्थि को बोन्स से कोरिलेट करते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में अस्थि कहा गया है। तो अस्थि जो है वह शाखाओं में, शाखाओं का मीनिंग हो गया हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज में जो शाखाएं हैं वे 120 कही गई हैं। श्रोणी पार्श्व उरु यानी कि जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, जिसे हम ये पेल्विक गर्डल बोलते हैं, ये पेल्विक गर्डल में जो संख्या बताई गई है वो पूरी 117 बताई गई है। ग्रीवा एवं ऊर्ध्व भाग यानी कि जो हमारा ग्रीवा है और हमारा जो पूरा ऊर्ध्व भाग है उसमें जो संख्या बताई गई है वो 63 बताई गई है। इस प्रकार 300 हड्डियों का जो है विवरण दिया गया है आयुर्वेद के अनुसार, और इन्हें संरचना यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे कि कपाल अस्थि, कपाल अस्थि का मीनिंग होता है फ्लैट बोन्स, जैसे कि जो हमारा ये स्केलेटन हमें दिखाई दे रहा है इसमें जो खोपड़ी की अस्थि होती है ये कपाल की अस्थियां कहलाती है। रुचक अस्थि जिसे हम बोलते हैं टिथ, जो कि रुचकास्थि से मिलकर के बने होते हैं। तरुण अस्थि जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन। वलय अस्थि जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर बोन। नलक अस्थि जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग बोन्स। तो ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है जैसे कि हमारा फीबर हो गया, ह्यूमरस हो गया, टीबिया, फिबुला, ये सब हमारे लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि। संधि जो है उसे हम मॉडर्न में जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स जो है शाखाओं में बताए गए हैं, यानी कि जो बोथ हमारी एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इसमें जो बताए गए हैं 63 या 63 होते हैं। और पोस्ट यानी कि जो हमारा ट्रंक वाला पार्ट है इसमें जो पूरे के पूरे हमारे जॉइंट्स बताए गए हैं 59 जॉइंट्स है। और ग्रीवा के ऊपर दैट मीन जो हमारा सुप्रा क्लेविकुलर रीजन है, जो कि हमारी क्लेविकल
इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस, जिसे हम हिप बोन कहते हैं, ये जो दोनों बोन्स होती है स्कैपुला एंड हिप बोन जो है वह सामुदक का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतर, प्रतर में हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम आता है, पूरा हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये पूरा का पूरा हमारा प्रतर का उदाहरण कहलाता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तुंड सेवनी, तुंड सेवनी संधि आयुर्वेद में सूचर्स को कहा गया है। जो हमारा स्कैल्प को हम देखते हैं, जब हम स्कल को देखते हैं तो स्कल में जो सूचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि हमारी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल बोन जो है आपस में ज्वाइंट होती है, इस तरीके के जो हमें सूचर्स दिखाई देते हैं वह कहलाती है हमारी तुंड सेवनी संधि। नेक्स्ट हम देखते हैं वायस तुंड। वायस तुंड हम कहते हैं जो हमारा मैंडिबल वाला जो ज्वाइंट है, ये जो हमारा जॉ का जो ज्वाइंट है, मैंडिबल ज्वाइंट है, ये हमारा किसका एग्जांपल है? वायस तुंड संधि का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा मंडल कहलाता है, मंडल जो संधि कही गई है आयुर्वेद में वह कही गई है ट्रेकिया, यानी कि जो हमारा विंड पाइप है उसमें जो संधि होती है, जो आपने देखा है कि जो हमारा ट्रेकिया का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, रिंग जैसे कि छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, तो इसी प्रकार क्या है कि वह मंडल संधि का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं शंखावर्त। तो शंखावर्त संधि का जो एग्जांपल है वो हमारे कान की संधि है, कि जैसे हम घुमावदार हमारे कान की जो कार्टिलेजिनस बोन दिखाई देती है वह शंखावर्त संधि का उदाहरण है। इस प्रकार ये संरचना के अनुसार हमारे 8 संधियां बताई गई है। स्नायु, स्नायु जैसा कि हमने देखा, स्नायु को हम मॉडल में लिगामेंट्स से कोरिलेट करते हैं। लिगामेंट्स की जो संख्या है वह शाखाओं में, एक्सट्रीमिटीज में 600 बताई गई है, 600। पोस्ट यानी कि ट्रंक वाले पार्ट में जो 230 बताई गई है, और ग्रीवा वाले पार्ट में जो है वह 70, या ग्रीवा के ऊपर के भाग में हमें 70 स्नायु देखने को मिलते हैं। तो टोटल 900 लिगामेंट्स शरीर में बताए गए हैं। इनके जो प्रकार हैं वह 4 प्रकार के बताए गए हैं। स्नायु के प्रकार प्रतानगति होता है, वृत्त होता है, प्रथु होता है और सुषिर होता है। ये 4 प्रकार जो है वह स्नायु के बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो पेशियां। पेशियां आयुर्वेद में जो पेशियां हैं वह आयुर्वेद में 500 बताई गई है। यह 500 पुरुषों में होती है। जब हम महिलाओं में देखते हैं तो 20 पेशियां एक्स्ट्रा बताई गई है, इसीलिए महिलाओं में पेशियों की जो संख्या है वह 520 होती है। अब इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसे कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि अस्थियों की शाखाओं में संख्या कितनी होती है, तो अभी हमने देखा है 120 संख्या, 120 जो अस्थियां होती है वह हमारी शाखा में प्रेजेंट होती है। जानु, नितंब, अंश एवं शंख, ये कौन सी अस्थि होती है? तो ये कौन सी अस्थि है? हमारी कपाल अस्थि है। संधियों के कितने प्रकार होते हैं? संधियों के 8 प्रकार होते हैं, जो अभी हमने डिटेल में पढ़े हैं। कोर, उलूखल, सामुदक, ये हमारे 8 प्रकार की संधियां होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मर्म। मर्म की जो संख्या है वह 107 बताई गई है। मर्म जो है शरीर में हमारे वाइटल पॉइंट्स होते हैं, और इन पर जब आघात होता है या ये इंजर्ड हो जाते हैं किसी कंडीशन में, तो ये क्या करते हैं कि डिफिकल्ट कंडीशंस को डेवलप करते हैं, जिसमें या तो डिसेबिलिटी होती है या पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो अब आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि जो मर्म होता है, जो भी मर्म स्थान हमारे बताए गए हैं 107, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उन्हें आघात से हमें बचाना चाहिए। तो ये मर्म कौन कौन से बताए गए हैं और कहाँ कहाँ बताए गए हैं, ये हम देखते हैं। 107 की जो संख्या बताई गई है, तो शाखाओं में जो मर्म होते हैं वो 44 कहे गए हैं, यानी कि 44 मर्म जो है हमारी शाखाओं में होते हैं। पोस्ट यानी कि हमारे ट्रंक वाला जो पार्ट होता है, ये इस ट्रंक वाले पार्ट में हमारी 26 मर्म कहे गए हैं। और ग्रीवा और सिर यानी कि जो हमारा नेक एंड हेड वाला पार्ट है, जो कि हम मान सकते हैं कि सुप्राक्लेविकुलर रीजन जो होता है, ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी हमारे मर्म आते हैं उनकी संख्या जो है 37 बताई गई है, जिसे हम बोलते हैं 37। और इसके बाद में संरचना के अनुसार मर्म को अलग से बताया गया है, जैसे कि अस्थि मर्म है, इनके 5 प्रकार बताए गए हैं। अस्थि मर्म, संधि मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म एवं मांस मर्म। तो इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अस्थि मर्म का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? नितंब एवं
संधि मर्म में जैसे कि हमारा जानु आ गया है, जिसे हम नी जॉइंट बोलते हैं, बिटअप आ गया है, गुल्फ आ गया है। गुल्फ हम बोलते हैं जो हमारा एंकल जॉइंट होता है, हमारा जो मणिबंध होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट। इस प्रकार का जो हमारे मर्म होते हैं ये हमारे संधि मर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं शिरा मर्म, तो शिरा मर्म में हृदय, नाभि, धमनी आदि मर्मों को रखा गया है। स्नायु मर्म में कुर्च शिरा, क्षिप्र, उत्क्षेप आदि मर्मों को रखा गया है। मांस मर्म जैसे कि हम बताया गया है, स्तन रोहित, तल हृदय, इंद्रवस्ती आदि जो है ये हमारे मांस मर्म कहे गए हैं। तो ये जो है 5 प्रकार ये संरचना के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो वाइटल पॉइंट्स बताए गए हैं वे इस प्रकार है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आघात प्रभाव के अनुसार यानी कि जब मर्म में वो स्थान पर कुछ इंजरी हो जाए या उस मर्म पर जो आघात लग जाता है तो उसका प्रभाव कैसा दिखाई देगा, इसके अनुसार भी मर्मों को 5 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें जो बताया गया है सद्य प्राणहर मर्म होता है, कलांतर प्राणहर मर्म होता है, विशल्यग्न मर्म होते हैं और विशल्यकर मर्म होते हैं और रुजाकर मर्म होते हैं। इस प्रकार से 5 मर्म जो है वह बताए गए हैं आघात के प्रभाव के अनुसार। और इनकी संख्या कितनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म के बारे में कहा गया है कि ये संख्या में 19 होते हैं एवं ऐसे मर्म पर आघात लग जाए यानी कि जब ऐसे मर्म पर इंजरी हो जाती है या ऐसे मर्म इंजर्ड हो जाते हैं तो व्यक्ति की जो मृत्यु है वह 7 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। इसीलिए हमें जो मर्म है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको आघात से बचाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कालांतर प्राणहर मर्म, इनको 33 बताया गया है संख्या में और इनके विषय में कहा गया है कि जब कालांतर प्राणहर मर्म पर आघात लगता है या ये इंजर्ड हो जाते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशल्यकर मर्म। विशल्यकर मर्म 3 बताए गए हैं। विशल्यकर मर्म के विषय में कहा गया है कि जैसे कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल बॉडी में प्रवेश कर जाता है जिसे कि हम शल्य कहते हैं, तो जब तक वह शल्य शरीर के अंदर रहेगा तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। जैसे ही शल्य को हम बाहर निकालेंगे या फॉरेन बॉडी को हम बाहर निकालेंगे वैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो संख्या है वह 3 बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं विशल्यग्न मर्म जो की संख्या में 44 बताए गए हैं, जो क्या करते हैं डिसेबिलिटी को उत्पन्न करते हैं यानी कि विकार को उत्पन्न करते हैं। विकार को उत्पन्न करने वाले मर्म जो होते हैं विशल्यग्न मर्म कहलाते हैं। जैसा कि आघात लगने पर जो मर्म विकारता को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो मर्म बताया गया है रुजाकर मर्म, इनकी संख्या 8 बताई गई है। इन पर इंजर्ड होने पर अर्थात ऐसे मर्म पर आघात लगने पर ये क्या होते हैं पेनफुल होते हैं यानी कि व्यक्ति को पीड़ा देते रहते हैं। तो ये जो है हमें आघात के प्रभाव के अनुसार मर्म बताए गए हैं और मर्म के विषय में स्पेशली आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी हमारे मर्म स्थान होते हैं हमें उन्हें आघात से बचाना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।